पुराने समय की बात है। राजपुताना के एक शहर में एक राजा रहता था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार था। वो बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, लेकिन बहुत ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। वह जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता था। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे सिपाही पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। अचानक उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का महल्ला है। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे ही होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। राजकुमार की आंखों से वह सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया और कहने लगा कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। करीब 3 हफ्ते बीत गए। जब राजा को यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया, क्योंकि वह राजकुमार की जिद से वाकिफ था। वह जानता था कि राजकुमार ने अगर किसी चीज की जिद पकड़ ली तो वह उसे पाकर ही रहता है। राजा ने उस गांव के मुखिया को बुलाकर इस बारे में उससे सलाह ली। मुखिया बहुत ही अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दी कि महाराज, इस समय राजकुमार को रोकना ठीक नहीं है। आप राजकुमार को अपनी मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है, 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेगा तो अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप किसी राजकुमारी से अपने राजकुमार का विवाह करवा देना। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं। यह धोबिन भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को मुखिया की यह बात समझ में आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा कि हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें उस धोबी की लड़की से विवाह करने की इजाजत देते हैं। तुम उससे विवाह कर सकते हो। इतना सुनते ही राजकुमार ने अपने कुछ सैनिक भेजकर धोबी और उसकी पत्नी को महल में बुलवाया। वे डरते कांपते हुए महल में आए। वे सोच रहे थे कि न जाने उनसे क्या गलती हो गई है कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। जब वे महल में पहुंचे तो राजकुमार ने उनसे कहा कि हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए तुरंत विवाह की तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से फूले नहीं समाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार जी, यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर ही कोई जवाब दे पाएंगे। राजकुमार यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। वह सोचने लगा कि एक तो वह इस धोबी का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से विवाह कर रहा है, और यह मामूली सा धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था, उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए वह धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कह दिया कि हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। धोबी और उसकी पत्नी जैसे डरते कांपते आए थे, वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा कि राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते हैं।
अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं। खुद आकर सुन ले, अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और राजकुमार को लड़की का संदेश पहुंचा दिया। लड़की की बात सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि इस धोबी की बेटी की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने शर्तें रखे। पहले तो उसका मन हुआ कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था और दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखें यह धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। वह तुरंत धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 मंजिल का मकान था। नीचे धोबी और उसकी माँ व पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी 4 शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा कि यह कैसी अजीब शर्त है, लेकिन फिर ख्याल आया कि यह सब कहने की बातें हैं। एक बार विवाह हो गया तो महल छोड़कर झोंपड़ी में वापस कौन आता है। वह बोला, ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ, लड़की ने कहा। दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार यह सुनकर हंस दिया। उसने सोचा कि यह विवाह है या मजाक, लेकिन उसने फिर सोचा कि जो होगा बाद में देख लेंगे। वह बोला, चलो, यह भी मंजूर है। लड़की ने कहा, तीसरी शर्त यह है कि मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा यह भी बकवास है। जब दिन भर रहेगी तो यह कैसे मुमकिन है कि न खाए और न पिए। उसने कहा, मुझे यह शर्त भी मंजूर है। फिर लड़की बोली, मेरी चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा कि यह लड़की बड़ी अजीब और बदतमीज है, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि विवाह के बाद सब अपनी जगह आ जाएगा। वह बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे ब्याहने चला गया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। उसने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे। बस राजकुमार की खास दासी थी, जो हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो शर्त के मुताबिक लड़की अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह वही कपड़े पहने, उसी तरह लिपटी हुई आई और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। दिन भर न कुछ खाया, न पिया, न हिली, न डुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी प्रकार पूरे 6 महीने बीत गए। उसके रोज के काम में जरा भी फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। राजा रानी सब परेशान हो गए। एक दिन राजकुमार ने धोबी को बुलाया और कहा कि तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला कि राजकुमार जी, हमें माफ कर देना, लेकिन सच बात तो ये है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं।
एक दिन वो हमारे घर पर आई और बोली कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी भी कोई औलाद नहीं थी और मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भा गई थी, इसलिए हमने उसे अपने घर में रख लिया। वो हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में रहने लगी। उसके बाद उसने हमसे कोई वास्ता नहीं रखा। वो कहाँ क्या खाती थी, क्या पीती थी, क्या करती थी, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कभी कभार वो मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती और उसे माँ कहकर बुलाती थी। मेरी पत्नी इसी में खुश रहती थी। उसने हमें कसम दे रखी थी कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, इसलिए हमने आज तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, अपनी मर्जी की मालिक है। इतना कहकर धोबी चला गया और राजकुमार अजीब सोच में पड़ गया। उसका मन हर तरफ से निराश हो चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना वो महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वासपात्र दासी को बताया कि वो महल से जा रहा है, पता नहीं कहाँ और कब वापस आएगा। पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना यात्रा पर गए हैं। दासी का दिल उसकी हालत देखकर दुखी था। उसने भी सोचा कि चलो कुछ दिनों इस झंझट से मुक्ति तो मिलेगी। राजकुमार का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वो हिमालय की तरफ निकल गया। महीनों भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रहने के लिए गुफा ढूंढ रहा था कि एक गुफा में रोशनी दिखी। डरते डरते अंदर गया तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा था। आंखें बंद, दाढ़ी बाल बने हुए, शरीर पर धूल जमी थी। एक बड़ा चिराग जल रहा था। उन्हें देखकर राजकुमार को सुकून मिला। वह उनके पास बैठ गया। योगी समाधि में थे, कुछ खबर नहीं थी। राजकुमार वहीं रहने लगा, रोज पानी लाता, उनके हाथ पैर धोता, गुफा साफ करता, फल खाता। एक महीने बाद योगी ने आंखें खोलीं और राजकुमार को देखा। राजकुमार ने सेवा की, फल खिलाए, पांव दबाए। योगी बोले, बेटा, तू राजकुमार है। यहाँ क्या कर रहा है? राजकुमार बोला, महाराज, आप जानते हैं मैं क्यों भटक रहा हूँ। मेरा घर लौटने को मन नहीं। योगी बोले, तूने उस लड़की से विवाह कर गलती की, पर तेरी सेवा बेकार नहीं जाएगी। फिर उन्होंने चिराग की राख देकर कहा, इसे माथे पर लगाकर तू सबको देख सकेगा, पर कोई तुझे नहीं देख पाएगा। अपनी पत्नी का पीछा करना, सब पता चल जाएगा कि वो कौन है। राजकुमार राख लेकर वापस महल लौट आया। कई दिनों की यात्रा में कपड़े फट गए थे, पैर छिल गए थे, वो दुबला हो चुका था। धोबी की लड़की उसी तरह कुर्सी पर बैठी थी। दासी उसे देखकर खुश हुई। राजकुमार ने स्नान किया, खाया और पूछा, क्या ये मेरे पीछे रोज ऐसे ही आती थी? दासी ने कहा, हाँ, बिल्कुल। शाम को लड़की जाने लगी तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। उसने राख लगाई और उसके पीछे चला गया। अगली सुबह लौटा और दासी से बोला कि आज वो उसी कमरे में सोएगा जहां लड़की बैठती है। दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, वो रोज उसी तरह आती थी। राजकुमार ने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का समय हुआ तो दासी ने उसे जगा दिया। राजकुमार ने झट से माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और उसके पीछे पीछे चल दिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से बोला कि आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा जिस कमरे में धोबी की लड़की आकर कुर्सी पर बैठती है। जब वो लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और कहना कि दिन चढ़ गया है, फिर भी आप उठते क्यों नहीं हो। मैं बताना न चाहूं तब भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी,
वो समझ गई कि राजकुमार का मतलब क्या है। जब धोबी की लड़की कुर्सी पर आकर बैठ गई तो दासी ने जाकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। पहले तो वो जागा नहीं, फिर जागकर दासी को डांटते हुए बोला कि क्यों जगा दिया? मैं इतना अच्छा स्वप्न देख रहा था, तुमने स्वप्न तोड़ दिया। दासी खुशामद करती हुई बोली कि राजकुमार हमें भी तो वो स्वप्न सुनाइए। पहले तो वो टालता रहा, फिर बोला कि अच्छा ठीक है, तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात ये लड़की यहाँ से उठकर गई तो मैं भी इसके साथ चला। ये घोड़ा गाड़ी में बैठी तो मैं भी बैठ गया। दासी ने फिर पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज ये कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी, मैं तो रोज ऐसे ही गाड़ी चलाता हूँ। खैर, जैसे ही धोबी का घर आ गया, ये लड़की धोबी धोबिन के पास तो नहीं गई, सीधे चढ़कर ऊपर अपने कमरे में पहुंच गई। मैं भी इसके साथ इसके कमरे में पहुंच गया। क्या सजा हुआ कमरा था! लगता ही नहीं था कि ये धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी थी। राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरती से सजा हुआ कमरा था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। दासी पूछने लगी, आप इसके कमरे में कैसी बातें करते हैं? राजकुमार बोला, अरे सच थोड़े ही था, ये तो सपने में था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने ये साड़ी जो साल भर से पहनकर यहाँ आ रही है, ऐसे उतार कर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो। और अपनी नौकरानी को देते हुए पूछने लगी कि हमाम तैयार है। दासी ने जवाब दिया, हाँ राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। ये लड़की नहाने के लिए हमाम में घुस गई, तो मैं भी इसके साथ ही उसके हमाम में घुस गया। इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा कि चलो बहुत दिनों से अच्छा स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। ये कटोरी पानी भरकर अपने ऊपर डालती तो मैं 4 कटोरी पानी भरकर अपने ऊपर डाल लेता। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूट पाया था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी नौकरानी को आवाज लगाई कि आज पानी इतना कम क्यों रखा है? नौकरानी ने कहा, राजकुमारी, मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूँ। कम हो तो आप और ले लीजिए। वो एक बाल्टी पानी और ले आई। वो पानी भी मैंने खत्म कर दिया। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगवाया। जैसे तैसे ये हमाम से बाहर निकली और नौकरानी को आवाज लगाई कि तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखा प्यासा ही बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इस लड़की के सामने रख दिया। मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी इसके साथ खाना खा लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से जंगल जंगल में घूमते घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। मैंने खाना खाया तो खाना इतना मजेदार था कि क्या बताऊं। एक निवाला ये खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांटा कि दासी, क्या बात है, आज तू कर क्या रही है? इतना सा खाना रखा कि मैं भूखी ही रह गई। बेचारी नौकरानी भी हैरान थी। वो बोली, राजकुमारी, मैंने आपके लिए उतना ही खाना निकाला था जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए, लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। कहीं राजकुमार ने आपसे कोई बातचीत तो नहीं की? इस पर ये धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटते हुए कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? वो तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा तो मुझे भी गुस्सा आ गया।
बाकी खाना भी ये थोड़ा सा ही खा पाई और गुस्से में मैं पूरा खाना खा गया। ये फिर भूखी रह गई। लेकिन ये मन ही मन हैरान हो रही थी कि मामला क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसका श्रृंगार किया। ये इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। ये धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है। सत्संवर कर ये छत पर खड़ी हो गई। आधी रात के करीब आसमान से एक सिंहासन उतरा और ये उस पर बैठ गई। मैं भी उस सिंहासन का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया है। इसके बाद दासी फिर पूछने लगी, राजकुमार आगे क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस स्वप्न खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार स्वप्न ऐसे ही अधूरा थोड़े हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार पहले तो टालमटोल करता रहा, फिर बोला कि फिर वो तख्त ऊपर उड़ता हुआ चांदतारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र का दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत अप्सराएं बैठी हुई थी। ये वहां पहुंची तो सभी ने उठकर इसका स्वागत किया, जैसे कि ये कहीं की राजकुमारी हो। वहां सुंदर सुंदर परियां नाच रही थी। सबसे आखिरी में इसके नाचने की बारी आई। ये नाचने के लिए खड़ी हुई तो मैंने सोचा कि अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबलावादक से कहा कि लाओ भैया, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो वाकई थक गया था और वो तबला छोड़कर बैठ गया और झूमने लगा। मैंने वो तबला बजाया और मेरी थाप पर ये ऐसा नाची कि समा बंध गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दे दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ चल दी। तभी इसका रुमाल गिर गया। मैंने जल्दी से रुमाल उठाकर अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार चुप हो गया। धोबी की लड़की अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। तभी दासी ने राजकुमार की जेब में हाथ डालकर वो रेशमी रुमाल निकाल लिया और कहने लगी कि राजकुमार जी, हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा है। दासी ने पूछा, कहीं यही तो वो रुमाल नहीं है? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं है। हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया। धोबी की लड़की का घूंघट अब छोटा हो गया था और वो पूरी तरह से राजकुमार की तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार, फिर क्या हुआ? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था? राजा इंद्र ने इससे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया, ये उतना ही अच्छा नाचती रही। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में इसे दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास आकर डाल दी। मैंने वो भी उठाकर रख ली। दासी फिर जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए, वो कैसी अंगूठी थी। राजकुमार कहने लगा, दासी तू तो बेवकूफ है। इत्तेफाक से रुमाल मेरी जेब से निकल आया, इसका ये मतलब नहीं कि अंगूठी भी मेरी जेब से निकल आएगी। तभी दासी ने राजकुमार की जेब में हाथ डालकर अंगूठी निकाली और पूछने लगी, राजकुमार क्या ये अंगूठी तो नहीं थी? राजकुमार बोला, अरे हाँ, यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई? तभी दासी ने इशारा किया कि धोबिन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका है, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने उसकी ओर देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार बोला कि मैंने ऐसा तबला बजाया कि पूरी जान लगा दी और ये भी ऐसा नाची कि इसके गले से हार निकलकर नीचे गिर गया।
मैंने हार भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र दरबार से उठकर चले गए और ये भी भागकर उड़नखटोले पर बैठ गई। जल्दी में इसने अपना इनाम भी तबला बजाने वाले से नहीं लिया। इसने सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वो सब तो मेरे पास था। मैं फिर उड़नखटोले के पाए से लटककर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार, अब वो हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे दासी, वो स्वप्न था, हार मेरे पास कहाँ से आया। लेकिन दासी नहीं मानी और राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही हार था। अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ। मैं परियों की दुनिया की एक परी हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे ज्यादा अच्छी नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया। लेकिन राजा को मेरा नृत्य देखे बिना चैन कहा था। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कहना इंसानियत नाम की भी कोई चीज है उनके पास या नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने जाकर उसी तरह राजा से कह दिया जैसा मैंने उससे कहा था। राजा इंद्र गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे अपने आप पर। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं जा सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। तब राजा इंद्र ने कहा कि मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुझे रोज रात को तख्त भेजकर परियों की दुनिया में वापस बुला लिया करूँगा। लेकिन साल तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं वापस परियों की दुनिया में चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता न चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई। लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी नौकरानी। राजकुमार ने उस लड़की की ये हैरान कर देने वाली कहानी सुनी और फिर अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने बेटे का धूमधाम से उस लड़की के साथ विवाह किया और खूब खुशियां मनाईं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।